हम अंतरिक्ष में क्यों जाते हैं? क्या यह अज्ञात को जीतने के लिए है या इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने के लिए? वर्ष 2023, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, समय दोपहर के 2:35। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की, चंद्रयान 3। यह मिशन न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बेमिसाल क्षण था जब भारत ने चांद के दक्षिण पोल पर अपना लैंडर उतारा। लेकिन यह सफलता अचानक नहीं आई। इन उपलब्धियों से पहले इसरो को लंबी यात्रा तय करनी पड़ी थी। दशकों से आकाश ने हमारे एस्ट्रोनॉमर्स और आम लोगों की कल्पना को समान रूप से प्रेरित किया है। आसमान की अनंतता में हर सभ्यता ने उन तारों की ओर देखा है, यह जानने की कोशिश की है कि उसके पार क्या है। यह कहानी है उस साहसिक यात्रा की जो डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे दूरदर्शी वैज्ञानिकों के सपनों और समर्पण से शुरू हुई। यह है भारत की अंतरिक्ष यात्रा की कहानी, एक यात्रा जो संकल्प, दृष्टि और अनगिनत संभावनाओं से भरी हुई है। यह यात्रा शुरू हुई 12 अगस्त 1919 में, जब गुजरात के अहमदाबाद में एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में विक्रम साराभाई का जन्म हुआ। उनके पिता अंबालाल साराभाई एक प्रमुख उद्योगपति थे और उनकी मां सरला साराभाई एक समाज सुधारक थीं। इस समृद्ध वातावरण में विक्रम ने बचपन से ही शिक्षा और जिज्ञासा का महत्व सीखा। बचपन से ही उनमें कुछ अलग करने की चाह थी और यह चाह उन्हें बाद में विज्ञान के क्षेत्र में लेकर आई। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद विक्रम ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड में प्रवेश लिया। वहां उन्होंने फिजिक्स और कॉस्मिक रे रिसर्च में पढ़ाई की। द्वितीय विश्व युद्ध में विक्रम को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत लौटना पड़ा। यहां उनकी मुलाकात महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन से हुई, जिन्होंने विक्रम को शोध और प्रयोगों के लिए प्रेरित किया। कुछ समय बाद विक्रम ने अपनी पीएचडी पूरी करने के लिए फिर से कैम्ब्रिज का रुख किया। वहां उन्होंने कॉस्मिक रेज पर शोध किया और इस क्षेत्र में नई दिशा खोजी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद विक्रम साराभाई भारत लौटे। उस समय देश स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन विक्रम की सोच अलग थी। 1957 में जब सोवियत संघ ने अपना पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया तो इसने पूरे विश्व में हलचल मचा दी। विक्रम साराभाई को भी महसूस हुआ कि अगर भारत को एक आधुनिक और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना है तो उसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कदम रखना होगा। उनकी इस सोच को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का समर्थन मिला। 1962 में भारत सरकार ने इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च (INCOSPAR) का गठन किया। विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। भारत में उस समय न संसाधन थे न तकनीक। 1960 के दशक में जब भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की, तब देश की आर्थिक स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण थी। उस समय भारत का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, केवल लगभग $37 अरब था। स्वतंत्रता के बाद का भारत गरीबी, भूखमरी और औद्योगिक विकास की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। देश का बजट मुख्यतः बुनियादी जरूरतों जैसे कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा पर केंद्रित था। कई लोगों ने सवाल उठाए कि जब देश गरीबी और भूख से जूझ रहा है तो अंतरिक्ष कार्यक्रम में पैसा लगाना क्यों जरूरी है। Particularly in a country like India where the large mass of people who have to be motivated are illiterate, it is very important to, I think, have the information input as an integral part of the developmental process. And I think a powerful technique like a audiovisual presentation through television can be one of the most important motivations, a catalyst for action. लेकिन विक्रम ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया और 21 नवंबर 1963 को थुम्बा के तट से एक ध्वनि रॉकेट ने उड़ान भरी। नाइकी अपाची और कुछ ट्रैकिंग उपकरण अमेरिका से आए थे,
जबकि सोडियम वेपर पेलोड फ्रांस से आया था। सोवियत संघ ने मिनेस्क कंप्यूटर, एक वाइब्रेशन टेबल, एक हेलीकॉप्टर और एक नाव को शामिल किया। लॉन्च की तैयारी बेहद सरल थी। रॉकेट के हिस्सों को साइकिल और बैलगाड़ी से ले जाया गया। यह लॉन्च सेंट मेरी मैग्डलीन चर्च के पास हुआ, जिसे प्रयोगशाला में बदल दिया गया था। यह लॉन्च तकनीकी रूप से भले छोटा था, लेकिन इससे भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत हो गई। 1969 में विक्रम साराभाई ने इनकोस्पार को एक नई पहचान दी और इसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO के रूप में स्थापित किया। उन्होंने कई परियोजनाओं की नींव रखी, जिनमें सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, जिससे ग्रामीण भारत में शिक्षा को बढ़ावा मिला, और अन्य उपग्रह परियोजनाएं शामिल थीं। 1971 में 52 वर्ष की आयु में डॉक्टर विक्रम साराभाई का अचानक निधन हो गया। उनकी मृत्यु के समय ISRO केवल एक सपना था, लेकिन उनके विचार और मेहनत ने इसे दुनिया के अग्रणी अंतरिक्ष संगठनों में शामिल कर दिया। जहां विक्रम साराभाई ने ISRO की नींव रखी, वहीं सतीश धवन मुख्य वास्तुकार थे, जिन्होंने ISRO को देश में एक तकनीकी दिग्गज में बदल दिया। साराभाई के सपने को 1975 में एक बड़ी सफलता मिली, जब भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया। हालांकि यह उपग्रह सोवियत संघ की मदद से लॉन्च हुआ था, लेकिन यह भारत की अंतरिक्ष यात्रा का अहम कदम था। आर्यभट्ट ने न केवल भारत का नाम अंतरिक्ष में रोशन किया, बल्कि यह साबित कर दिया कि भारत की अंतरिक्ष तकनीक को एक नई दिशा मिल रही थी। ISRO के शुरुआती सफर में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और उनमें से एक सबसे बड़ा झटका था 1979 में रोहिणी सैटेलाइट का प्रक्षेपण असफल होना। 1979, SLV-3 satellite launch vehicle, I was the project director, mission director. I reached the Sriharikota and it's the launch pad. Countdown was going on. 1970 के दशक के अंत तक ISRO ने छोटे और मध्यम श्रेणी के उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों पर काम करना शुरू कर दिया था। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट था। इसका उद्देश्य 35 किलोग्राम वजनी रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करना था। यह प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष इतिहास में आत्मनिर्भरता की दिशा में पहला कदम था। 10 अगस्त 1979 को SLV-3 रॉकेट को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। लॉन्च की प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हुई। शुरुआती चरण स्टेज 1 सफलतापूर्वक काम कर गया और रॉकेट ने ठीक से उड़ान भरी। लेकिन दूसरे चरण स्टेज 2 में तकनीकी खराबी आ गई और रॉकेट अपने पथ से भटक गया। परिणाम स्वरूप रोहिणी उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित नहीं हो पाया और मिशन असफल हो गया। 1779 की असफलता के बावजूद ISRO ने हार नहीं मानी। वैज्ञानिकों ने SLV-3 को फिर से डिजाइन किया। केवल एक साल बाद 18 जुलाई 1980 को उसी प्रक्षेपण वाहन से रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह भारत का पहला उपग्रह था जो पूरी तरह से भारतीय रॉकेट से कक्षा में स्थापित हुआ। 1979 की रोहिणी मिशन की विफलता ने ISRO और उसके वैज्ञानिकों को सिखाया कि असफलताएं केवल अंत नहीं होती, बल्कि शुरुआत होती हैं। इस घटना से हमें यह समझने को मिलता है, सफलता की चमक असफलताओं की अंधेरी रातों के बाद ही आती है। Finally, I took a decision. I bypassed the computer. I launched the system. Okay, I launched the system. This fellow went. First stage worked in a 4-stage rocket, and second stage got mad. It went to spin. Instead of putting the satellite in the orbit, it put in the Bay of Bengal. Press was meeting there like this. Number of people, world press, with photos, this and that, all the gadgets they are there. I was highly frightened. I will be the culprit because I am the project director, mission director. What Satish Dhawan said, Chairman, Indian Space Research Organization said, dear friends, we have failed today. This is the first time I have to give all the success, all the failure is, I want to support my technologists and scientists and staff so that next year they succeed. So he took the whole blame himself. July 18, 1980, when he succeeded, Professor Dhawan said, you go and conduct the press conference. 2008 में
इसरो ने एक और ऐतिहासिक मिशन की शुरुआत की, चंद्रयान 1। यह भारत का पहला मिशन था जो चांद की सतह पर भेजा गया था। चंद्रयान 1 की सफलता केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण थी। इस मिशन के माध्यम से भारत ने चांद की सतह पर पानी के संकेत पाए, जो अंतरिक्ष विज्ञान के लिए एक क्रांतिकारी खोज थी। अब 2023 में इसरो ने एक और ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की, चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 का लक्ष्य चांद की सतह पर एक सुरक्षित लैंडिंग करना, और इस बार भारत ने वह सफलता हासिल की जिसे पूरी दुनिया ने देखा। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग ने न केवल भारत का नाम और मान बढ़ाया, बल्कि यह साबित कर दिया कि इसरो अब अंतरिक्ष अनुसंधान के एक और ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में स्ट्रैक मुख्यालय में 26 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखने की घोषणा की, जहां चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान उतरा था। चंद्रयान 3 मिशन ने भारत को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बना दिया। विक्रम लैंडर ने प्रज्ञान रोवर को तैनात किया, जिसने प्रयोग किए और एक लूनर डे के चित्र लिए। चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत को अंतरिक्ष इतिहास में एक और महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। यह न केवल भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत और समर्पण का प्रतीक था, बल्कि यह उस सपने का परिणाम था विक्रम साराभाई ने देखा था, भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में एक अग्रणी शक्ति बनाना। चंद्रयान 3 मिशन ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत अब चांद पर कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। चंद्रमा और मार्स तक पहुंचने के बाद अब भारत ने अपनी नजरें हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र सूरज पर टिकाई हैं। आदित्य L1 इसरो का पहला सोलर मिशन न केवल भारत बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी को सूरज के रहस्यों से रूबरू कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। आदित्य L1 को इसरो के PSLV-C57 रॉकेट द्वारा 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य सूरज का गहराई से अध्ययन करना है। यह मिशन सूर्य की विभिन्न परतों, विशेषकर कोरोना और सौर पवन सोलर विंड की जांच करेगा। यह मिशन भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल करता है जिन्होंने सूर्य के अध्ययन के लिए विशेष मिशन लॉन्च किए हैं। आदित्य L1 का डेटा सौर गतिविधियों और उनकी पृथ्वी पर प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा, जैसे सौर तूफानों, सोलर स्टॉर्म्स का पूर्वानुमान, पृथ्वी की विद्युत चुंबकीय प्रणाली पर प्रभाव और अंतरिक्ष यात्राओं और संचार प्रणालियों की सुरक्षा, सोलर विंड और सोलर फ्लेयर का अध्ययन करना, क्योंकि ये पृथ्वी की जलवायु और संचार प्रणालियों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। समय के साथ इसरो की सफलता ने ऊंचाइयां छुईं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV ने भारत को दुनिया के सबसे भरोसेमंद रॉकेट निर्माता देशों में शामिल कर दिया। यह केवल उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने की बात नहीं थी, बल्कि यह तकनीक का उपयोग भारत के विकास के लिए किया जा रहा था। भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब पूरी दुनिया में चर्चित हो चुकी थी। फिर 2013 में मंगलयान मिशन ने भारत को मंगल ग्रह पर पहुंचाने वाला पहला एशियाई देश बना दिया। यह भारत के वैज्ञानिकों के समर्पण और तकनीकी क्षमता का प्रतीक था। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ने इसरो की ताकत और दक्षता को पहचाना। इसरो ने न केवल अपने मिशन सफलतापूर्वक किए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के साथ मिलकर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। यह इसरो के वैश्विक प्रतिष्ठा को और मजबूत करने वाला कदम था। इसरो के सैटेलाइट मिशनों ने भारतीय कृषि में नई क्रांति ला दी। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स ने खेतों की स्थिति, फसल की वृद्धि और संभावित सूखा क्षेत्रों की पहचान में मदद की। फोरकास्टिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट यूजिंग स्पेस, एग्रोमीटियोरोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस प्रोग्राम ने फसल उत्पादन के पूर्वानुमान को सटीक बनाया। उपग्रहों के जरिए जलाशयों और नहरों की निगरानी से सिंचाई की बेहतर योजनाएं बनाई गईं। सूखे और बाढ़ के क्षेत्रों की पहचान कर किसानों को समय पर चेतावनी दी गई। इनसैट और IRS श्रृंखला आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा और चक्रवात की पूर्व चेतावनी देकर लाखों जिंदगियां बचाई। पोटेंशियल फिशिंग जोन एडवाइजरी महासागरों में मछलियों के संभावित स्थानों की पहचान की। इससे मछुआरों की आय बढ़ी और समय व ईंधन की बचत हुई।
मिट्टी का नक्शा तैयार करने में उपग्रह इमेजिंग ने अहम भूमिका निभाई। किसानों को उर्वरकों के सही उपयोग की सलाह देने में मदद मिली। INS-8 और GS-8 उपग्रह से ग्रामीण क्षेत्रों तक संचार और इंटरनेट सेवाएं पहुंचाई। EDUSAT प्रोग्राम ने दूर दराज के क्षेत्रों में छात्रों को शिक्षा प्रदान की। टेलीमेडिसिन के द्वारा रिमोट इलाकों में डॉक्टरों से परामर्श लेने की सुविधा और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। आज इसरो गगनयान मिशन पर काम कर रहा है, जो भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। विक्रम साराभाई द्वारा रखा गया वह सपना आज सच हो चुका है और भारत स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करता जा रहा है। अंतरिक्ष में भारत की यह यात्रा सिर्फ तकनीक और विज्ञान की नहीं है, यह एक सपने की उड़ान है, जो विक्रम साराभाई जैसे दूरदर्शी लोगों ने देखा था। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जैसी सफलताएं हमें याद दिलाती हैं कि सीमाएं सिर्फ हमारी सोच में होती हैं, और अगर सपने बड़े हों और इरादे मजबूत, तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। आज का भारत अंतरिक्ष में तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। हमें अभी सितारों से आगे का सफर तय करना है। भारत माता की जय।